नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर पुरियानी हैं आज बहुत दिनों बाद। और मुझे अभी भोपाल में प्रोफेसर साहब आए थे एक समारोह में, आप मुख्य अतिथि थे। वहां पे बातचीत हुई और मैंने आग्रह किया कि प्रोफेसर साहब कुछ हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा समझाइए। होता क्या है कि जब प्रोफेसर साहब से बात करें तो इतने ज्यादा चीजें पता चलने को मिलती हैं, इतनी नई नई जानकारियां मिलती हैं कि अपना फोकस थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से हट जाता है। प्रोफेसर साहब, मैंने कुछ एक छोटा सा एक को किया था कि कहाँ कितने नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति है, जो सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं। तो जब इसको देखना शुरू किया तो ये तो मूलतः शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र है। मणिपुर में 60 में, मणिपुर की मैं बात कर रहा हूं, 60 में 20 शेड्यूल ट्राइब कंस्टिट्यूंसीज, मिजोरम में 40 में 39, नागालैंड में 60 में 59, अरुणाचल में 60 में 59, मेघालय में 60 में 55। मतलब मैं ये फिगर्स दर्शकों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं। त्रिपुरा में 60 में 20, असम में 126 में 26। मैं इसमें शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये केवल शेड्यूल ट्राइब। प्रोफेसर, मुझे ये बताइए, जब एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात आती है जिसमें एक तरफ लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन उस आइडिया ऑफ इंडिया में आदिवासियों के बारे में हम लोग आम उसमें भूल जाते हैं। और अभी जो हाल के दिनों में मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है, और उसी बीच मिजोरम में चुनाव भी हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे यह समझना चाहूंगा कि आदिवासी अगर बिल्कुल आइडिया ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया तो इन आदिवासियों का है, हम लोग आए हुए हैं, और उनको हम आदिवासी को बनवासी करके और नया नया करके उनके उनके उस हक को भी कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो मुझे एक प्रोफेसर में मुझे और मेरे दर्शकों को थोड़ा ये आइडिया ऑफ इंडिया विस जो आदिवासी लोग हैं उनका हक, और ये जो अभी एक हो रहा है जिसमें आदिवासियों का ऐसा लग रहा है कि कोई उनकी सुन नहीं रहा है। सरकारी सुन सकती है, सरकार बिल्कुल इस समय सुनने को तैयार नहीं है। एक लार्जर पिक्चर जरा समझाइए प्रोफेसर। जी, देखिए, ये आपने बहुत गहरा सवाल किया है। और जहाँ तक आदिवासियों का सवाल है, क्योंकि यहाँ एक तो आर्य प्रजाति आई, उसके पहले से ही आदिवासी यहाँ थे। ये पहली बात हम क्लियर हो जाए। तो इनको वनवासी कहना तो पूरी तौर से गलत है। वो एक राजनीतिक चाल है, जिसके चलते कुछ लोग कहना चाहते हैं जो पहले आए, जो उसके बाद में आए, तो उसके आधार पे वो नागरिकता को तय करना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नागरिकता तो हमारी संविधान के अनुसार तय होती है और वो सबके लिए बराबर है। पर हाँ, ये जब संविधान निर्माताओं ने देखा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास का दायरा होना चाहिए था, वो ब्रिटिश शासनकाल में वहाँ नहीं पहुँचा। वहाँ शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव और बाकी जो जिसको हम रोड है, ट्रांसपोर्ट है, उन सब की कमी के कारण ये जंगल के क्षेत्रों में जो रहने वाले थे आदिवासी, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान की बात हमारे संविधान में कही गई। और बात ये थी कि ये जो जल है, जल उनका है, जंगल उनके हैं, ज़मीन उनके हैं, उसकी सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए थे हमारे संविधान में मुख्य रूप से। इसलिए आदिवासियों की मुख्य मांग जो रही है, वो संबंधित है जल, जंगल और ज़मीन, जिनमें वो रहते थे, जिनके आधार पर उनका जीवन चलता था। अब हुआ क्या है, बाद में आने कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ लोग उनको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वो केवल ये बताना चाहते हैं, ये तो हमारे भटके हुए लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और वही उनकी जगह है। इससे अलग आदिवासियों का खुद की एक संस्कृति है, सभ्यता है, उनकी भाषा है। और भारत में जुड़ने के बाद, क्योंकि पहले अंग्रेजों के काल में तो इसमें कुछ प्रावधान किए नहीं गए इनकी तरक्की के, कोई सुविधाएं यहाँ पहुंची नहीं। तो भारत के बनने के बाद, भारत की आज़ादी के बाद धीरे धीरे कई राज्यों को, जो क्षेत्र हैं, उनको भारत में इंटीग्रेट किया गया और ये सुविधाएं वहाँ पहुंचाने की कोशिश की गई। अब इसमें ये आसान काम नहीं था, क्योंकि कई आदिवासी कबीलों को लगता था कि ये उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उनको अपने आप में स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि अगर आदिवासियों में भी आप देखिए, तो आदिवासियों में भी आपको बहुत प्रकार के आदिवासी मिलेंगे। और ये एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब से संबंध कैसा है, इसके बारे में भी एक मुश्किल मुश्किल पैदा होती है। पर फिर भी ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि पिछले 15-20-30 सालों में उनकी समस्याओं को हल करने की काफ़ी कोशिश की गई है। पर फिर भी जितना विकास वहाँ पहुँचना चाहिए था, वो विकास वहाँ पहुँचा नहीं है।
जिसके अभाव में वहाँ ज़्यादातर समस्याएँ खड़ी होती हैं। अभी तक आपको पता होगा, वहाँ तो आर्टिकल ऐसे भी लगे हुए थे कि बाहर के लोग वहाँ की उनकी ज़मीन नहीं खरीद सकते। फिर उधर बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे, जिन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए आसाम अकॉर्ड हुआ था जब राजीव गांधी थे, मिज़ोरम अकॉर्ड हुआ था कि भई आपकी जो उचित माँगे हैं, उसके आधार पे भारत राज्य आपके साथ चलेगा और आपकी माँगों को उचित दर्जा दर्जा दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने इनके बीच में काम करके ये उनको भावना देने की कोशिश की गई है, इनमें बँटवारा करने की कोशिश की गई है कि आप तो हिंदू हैं और आप इसके बीच में जो दूसरे धर्म वाले हैं, वो अलग हैं। ये एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ उन क्षेत्रों में बहुत गहरे रूप से बैठाई गई है कि जिसको आदिवासियों का हिंदूकरण, अभी नॉर्थ ईस्ट की बात तो कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ, डांग्स गुजरात में कई आंदोलन हुए, उसके विरोध में शबरी कुंभ आयोजित किए गए और आदिवासियों पर एक प्रकार से दबाव डाला गया कि आप हिंदू इससे आइडेंटिफ़ाई कीजिए, शबरी को अपना देवी मानिए, हनुमान को अपना आराध्य मानिए। इस प्रकार से जैसे डांग में हुआ, ओडिशा में आप देखेंगे तो ओडिशा में उनकी और ही बात है। ओडिशा में तो पैस्टर स्टेन्स की हत्या की गई, इसलिए इस आधार पे कि भाई वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में कई ईसाई मिशनरी बहुत सारे कारणों से वहाँ रह रहे हैं और आधे से ज़्यादा तो जो काम कर रहे हैं, वो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ इन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड है कि कुछ राजनीतिक ताकतों को उस क्षेत्र में जो स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया सरकार लाना चाहती है, उसके खिलाफ जाके उनके हिंदूकरण की प्रक्रिया को ज़्यादा मजबूती देने की उनकी इच्छा है और वो मेरे ख्याल से वहाँ का एक मुख्य मुद्दा है, जो हमने मणिपुर के मामले में भी देखा। मैती जो ज़्यादा लोग वहाँ केवल 53-54% मैती हैं, जो वैष्णव धर्म से आते हैं और जो कुकी 18% हैं या 25% हैं, नागा भी उतने हैं। तो वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ सुविधाएँ सरकार की नहीं पहुँची है। ये आनंद जी मैं आपको बता दूँ कि जो भी जैसे मणिपुर का हम उदाहरण लें अभी क्योंकि वो ताज़ा-ताज़ा उदाहरण है, तो इम्फाल में जहाँ इनकी राजधानी है मणिपुर की राजधानी में ज़्यादातर सुविधाएँ वो वैली जिसको कहते हैं, जिसमें ज़्यादा मैती हैं और थोड़े कुकी हैं, सब सुविधाएँ वही हैं। पर हुआ क्या है कि मैती लोग जो इतने 50% प्रतिशत से ऊपर हैं, उनके पास ज़मीन कम है। तो अब उन्होंने कहा कि भई हमको भी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में आप आरक्षण दीजिए, ताकि हम जो कुकी, नागा इनकी ज़मीनों को हम खरीद सकें। तो मामला वहाँ ज़मीन का भी आ जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी ज़मीनों पे अपने तरीके से जीते हैं, जबकि मैती के पास सब सुविधाएँ हैं। पूरे ज़मीन के वहाँ मेडिकल कॉलेजेस, शिक्षा के संस्थान सब उनमें उनका ही प्राधान्य है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका प्राधान्य है। जबकि ये जो जंगल में, पहाड़ में रहने वाले, उनके पास क्षेत्र ज़्यादा है पर सुविधाएँ नहीं हैं। तो ये जो डेवलपमेंट में, विकास की प्रक्रिया में जो गैर बराबरी हुई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में विकास को नहीं पहुँचाया गया, ये मुख्य कारण उसका है। अभी मणिपुर में अगर हम विशेष चर्चा करेंगे तो वहाँ की और ख़ास बातें भी हैं, पर मुख्य बात तो यही है कि आदिवासी क्षेत्र जैसे अभी मैं डांग की बात कर रहा था गुजरात में, अब वो गुजरात का भी क्या भारत के सबसे गरीब अ, गरीब शहर में से एक है। ऐसे ही आप कंधमाल देखिए, कंधमाल उड़ीसा में जहाँ इतना बड़ा आदिवासियों के खिलाफ हुआ, वो भी बहुत सारा गरीबी है। तो पहला प्रॉब्लम तो गरीबी का है, विकास की कमी का है और दूसरा कारण कि कुछ लोग जो राजनीतिक स्वार्थ से इनको एक हिंदू की पहचान देना चाहते हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके कारण एक प्रकार से बंटवारे की प्रक्रिया, फूट डालो की प्रक्रिया ये तेज होती गई है और इससे कई आदिवासी ग्रुप्स को, कई आदिवासी समूहों को इससे काफ़ी तकलीफ हुई है। तो जैसे मणिपुर के बारे में तो आप कई बार चर्चा कर चुके होंगे कि वहाँ किस प्रकार से कुकी और नागा को कितनी समस्याएँ हैं और अब उनकी ज़मीन पर अगर मैती लोग भी अधिकार जमाना चाहें, शेड्यूल्ड ट्राइब अपने आप को बता के, वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, आदिवासी नहीं है और आदिवासी का कानूनी चोला पहनकर वो अगर वहाँ की ज़मीन लेना जाएँ, तो वो एक समस्या तो होगी। तो मुख्य समस्या इसी की है कि आदिवासी जिस ज़मीन पे रहते हैं, उसके अंदर नीचे खनिज पदार्थ हैं, उसके नीचे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो दूसरे लोगों का इरादा
इनका विकास करने का न होकर उनके संसाधनों पर कब्जा करने का है। और ये मेरे ख्याल से आज की एक बड़ी मुख्य समस्या है। आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। हाँ, मुझे अफरोज साहब एक चीज और बताइए, जितने नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल स्टेट्स हैं, उसमें से ज्यादातर, मतलब उसमें 7 में से 5-6 वो लोग बहुत संपन्न हैं। आप अगर अपने यहाँ देखिएगा तो लेबर आपको मिलेंगे ट्राइबल एरिया के, बिलासपुरिया लेबर, यूपी के गरीब इलाकों के, मिर्जापुर की तरफ के लेबर, बिहार के, झारखंड की तरफ के बहुत आपको झारखंडी लेबर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने कहीं नॉर्थ ईस्ट के कि ये वहां के लेबर हैं या वहां, मैंने नहीं देखा वो संपन्न है, पहली चीज। दूसरा ये कि उनका ट्रांस बॉर्डर, वो एक ही आदिवासी बर्मा में भी है, वही भूटान है, वही बांग्लादेश है, वही चीन, तो वो उनका एक कल्चरल भी एक सिमिलैरिटी है। और ये हमें समझना होगा, क्योंकि अगर आपको ये देश चलाना है तो ये भी समझना होगा कि मिजो अकॉर्ड करने में इस देश को 40 साल लग गए थे, 40 साल तक आप लड़ते रहे थे उनसे। तो आज की तारीख में भाई आप कुछ भी कहिए, कुकी और मैती तो रह ही रहे थे, मैंने कुछ ऐसा नहीं सुना था। थोड़ा मैं लखनऊ में रहता हूँ, शिया सुन्नी यहाँ पहले बहुत होता रहता था, लेकिन ये थोड़ी कि रोज वो, ये जो एक नुकसान हो रहा है इस समय देश में, और वो जो हिंदू क्रिश्चियंस करके उसका बैकलैश ले आएंगे हिंदू, आपके पास जब 80% से ज्यादा वहां की आबादी है, अगर आदिवासी है, और वो अगर किसी धर्म को मानती है तो इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं थोड़ा इसको समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जी, जी। देखिए, ये एक तो दूसरा क्या है कि जैसे मुझे लगता है कि जो कुछ संस्थाएँ वहाँ काम कर रही हैं, वो मैती लोगों के बीच में एक भावना दे रही हैं कि भई आप तो आबादी में इतनी ज़्यादा हो और आपके पास ज़मीन इतनी कम है। और फिर इसीलिए मैती लोगों ने कोर्ट में जाकर अपने लिए आरक्षण की माँग की। वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, आदिवासी नहीं है, पर आदिवासी के दर्जे की माँग की कि वो आदिवासी क्षेत्रों में अपनी ज़मीन खरीद सकें। तो सवाल यहाँ से उठता है। आपकी ये बात सही है कि जो नॉर्थ ईस्ट के कई लोग हैं, वो संपन्न होंगे। और शायद ये बात भी सही है कि नॉर्थ ईस्ट के यानी उत्तर पूर्व के बहुत सारे इलाकों के लोग हमारे शहरों में आके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जगह-जगह नौकरियां भी कर रहे हैं और मुसीबतों के बावजूद वो लोगों से मिलने, इसमें इंटीग्रेट होने की भी कोशिश कर रहे हैं, मेल-जोल भी बढ़ा रहे हैं। पर जहाँ तक आम आदिवासी का सवाल है, वो आदिवासी यहाँ लेबर के रूप में, मजदूर के रूप में नहीं आया, ये आपकी बात सच है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरफ से वो अपने आप में इतने संपन्न हैं कि अपने जीवन को चला सकें। क्योंकि लोग तो तभी विस्थापित होते हैं ना, जब जीवन की समस्याएँ बहुत कठिन हो जाती हैं, तो फिर कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं। तो इसमें एक बात ये हो सकती है कि उनमें इतनी गरीबी नहीं है कि वो दूसरे क्षेत्रों में जाकर मज़दूरी ढूँढे। यानी इसका मतलब एक ही है कि उनके स्थानीय जो संसाधन हैं, उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संपन्न है। तो ये एक इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं। और अभी इसमें जैसे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में एक संगठन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, सालों-साल से काम कर रहा है और वो उसका मुख्य जो तरीका है, वो है लोगों में फूट डालने का। मैती एक तरफ, कुकी एक तरफ। मैती को वो हिंदू के रूप में देखते हैं और आदिवासियों के बीच में उनके हिंदूकरण की भी कोशिश करते हैं। और अभी देखिए मणिपुर में देखिए 200 चर्चों को जलाया गया, 200 चर्चों को नुकसान पहुंचाया गया। ये अपने आप में बहुत एक पीड़ा का विषय है। तो ये उस प्रकार से बंटवारा करने की जो राजनीति है, वो राजनीति मेरे ख्याल से मुख्य रूप से इन क्षेत्रों की समस्या के लिए जिम्मेदार है। जी जी, मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ के फिर इसको वाइंड अप करेंगे। मैं इसलिए इस बात को ये पूछ रहा हूं कि प्रोफेसर साहब, अगर आप वहां जाइए तो क्रिश्चियनिटी और बौद्ध धर्म, इनका बहुत वहां पे वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हिंदू हिंदू धर्म की जो एक वर्ण व्यवस्था है, वो शायद वहां नहीं पाई जाती है। और एक बड़ा कारण शायद ये रहा हो, मैं कोई इसके पे अथॉरिटी नहीं हूं, आपसे बेहतर आप जानेंगे, कि वहां बौद्ध आ गए, फिर क्रिश्चियनिटी आ गई, लेकिन वहां पे हिंदू धर्म जो जो हम लोग ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मानते हैं, वो वाला ऑर्डर वहां नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मुगल भी वहां बहुत नहीं पहुंच पाए। देखिए वो हिंदू प्रीडोमिनेंटली, जो हिंदू, जो जिस हिंदू धर्म को हम प्रैक्टिस करते हैं, वो फर्क हिंदू धर्म है उनका। मैं थोड़ा इस पे भी, आपके मुगल क्यों नहीं उनके ऊपर कब्जा किए, या वो तो अलग राज्य था, अलग देश था? हाँ, देखिए मुगल में भी आप देखिए तो वहाँ अहोम राजाओं का राज्य था, अहोम राजाओं का जी राज्य था।
और औरंगजेब ने कोशिश की 1-2 बार वहाँ आक्रमण करने की, पर स्थानीय लोगों ने औरंगजेब की फौज, इसमें एक ये भी देखना पड़ेगा जिसको कहते हैं वहाँ ज़मीन का जिस प्रकार से तरीका है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर-दूर के क्षेत्र हैं, तो दिल्ली प्रशासित मुगल शासन वहाँ कई कारणों से नहीं पहुँच पाया। उसमें सबसे बड़ी बात तो है, एक तो स्थानीय अहोम राजाओं का वर्चस्व और उनके कई हिंदू सैनिक थे, मुसलमान सैनिक थे, जिन्होंने मुगलों का विरोध किया। तो ये एक बात है। दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो आदिवासी हैं, उनमें इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था का कोई उस वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती। जबकि यहाँ की जो मैती हैं, जो आज मुख्य रूप से जिन्होंने आदिवासी स्टेटस को प्राप्त करने के लिए ये किया, उनमें तो वो तो वैष्णव अपने आप को कहते हैं और उनमें वो पूरे जो रिचुअल्स हैं, ब्राह्मणवादी रिचुअल्स, ब्राह्मणवादी कर्मकांड, ये उनमें पूरी तौर से पहुंचे हुए हैं। तो बौद्ध बौद्ध तो बहुत कम है, ये मेरी जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म को भारत से निष्कासित कर दिया गया, तो बौद्ध धर्म तो इस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है, ये बात क्लियर है। तो मुख्य मुख्य जो संघर्ष है, वो आदिवासी के अलग-अलग समूह और जो उनमें से कई क्रिश्चियन भी हैं और जिन लोगों का हिंदूकरण किया गया है या जो ऑलरेडी हिंदू हैं, जिनके बीच में हिंदू राष्ट्रवाद को प्रचारित किया गया, ये इस प्रकार का संघर्ष उनमें डाला गया है। तो ये कोई एक स्वाभाविक संघर्ष नहीं है, ये एक प्रकार से राजनीतिक संघर्ष है। कुछ लोग जो यहाँ एक प्रकार की धर्म के नाम की राजनीति लाना चाहते हैं, ये उसके चलते वो चल रहा है, ऐसा मेरी मुख्यतः मान्यता है। क्योंकि वैसे भी इन क्षेत्रों को भारत से जोड़ने में काफ़ी वक्त लग गया। जैसे आपने कहा, मिज़ो अकॉर्ड को भी 40 साल लग गए, फिर वो जो आसाम अकॉर्ड हुआ था उसको भी काफ़ी तकलीफ से किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ आदिवासी ज़्यादा है और दूसरी बात खास तौर से कि इसके विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसके कारण से यहाँ समस्याएं ज़्यादा है। अब उसमें विकास के बदले आप धर्म के नाम की राजनीति वहाँ ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से लोगों में बंटवारा ज़्यादा होगा और लोगों में इस प्रकार की समस्या होंगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप एक प्रकार का धर्म थोपना चाहते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है, प्रतिक्रिया के चलते दूसरे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में क्रिश्चियन मिशनरीज का काम सालों साल से है। क्रिश्चियंस भी वहाँ, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो उसी क्षेत्र में क्रिश्चियंस की संख्या, वैसे तो मणिपुर में तो सबसे कम है, पर उसमें क्रिश्चियंस की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ एक डर का हुआ दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज ये धर्मांतरण करने को आए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें राजनीतिक तौर पे प्रोपोगेट की जाती हैं, राजनीतिक तौर पे जिसको प्रचारित किया जाता है, वो समाज में एक प्रकार का बंटवारा लाती है और मुख्य सवालों से लोगों को हटा देती है। ये मेरी मुख्य मान्यता है कि आज भी अगर मणिपुर में आप देखें, तो अगर आदिवासियों के अधिकारों की पूरी तौर से इज्जत की जाए, उनमें विकास किया जाए, तो ये समस्याओं को आसानी से निपटाया जा सकता है। पर इसको हम केवल एक धर्म के चश्मे से देखें और कहें कि भाई ये क्रिश्चियन अलग हैं, तो फिर वहाँ समस्या खड़ी हो सकती है। जी, प्रोफेसर साहब, मैं कुछ लोगों का ये भी मानना है, मतलब कुछ लोगों का, कि ये सारा कुछ जो है वो वहाँ इतना मिनरल रिच है और उसके ऊपर नजर है कॉर्पोरेट सेक्टर की और कॉर्पोरेट के बड़े लोगों की, और उनको सबसे आसान ये लगता है कि जैसे ईडी सीबीआई में किसी को धमका के फिर उस इंडस्ट्री को खरीद लो, उसी तरह से वहां कुछ ऐसा कर दो कि वो अपने आप ही भाग जाए और फिर आप अगर एक बार खुल जाएगा जमीन, कोई भी खरीद सकता है, और तो वो एक बड़े जमीन खरीदिए और फिर उस मिनरल को एक्सप्लॉइट कीजिए। फॉरेस्ट एक्ट में चेंज हो रहा है, अब बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया के लिए आवश्यक है कि हम इनको कंजर्व करके रखें और ये देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में एक जगह, खूबसूरत ना केवल खूबसूरती में, पर उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो उनका रोज के उठना बैठना बहुत ही सुंदर है। तो थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।